तो कहानी की शुरुआत होती है 2040 से, जहाँ पर कि इस दुनिया को काफी ज्यादा एडवांस दिखाया जाता है। और इसी दौरान हम रितु नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि टोक्यो शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करता था और आज के दिनों अपनी क्लासमेट और अपनी बचपन की क्रश एलाइजा को प्रपोज भी करने वाला था। इसके बाद रितु एलाइजा से मिलकर उसे अपना प्यार कन्फेस कर देता है, पर साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए उसे अगले 5 सालों तक हाइबरनेशन मोड में रखा जाएगा। सो रितु एलाइजा से पूछता है कि क्या वो उसका 5 सालों तक इंतजार करेगी। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और रितु अपनी बहन रियू और अपने दोस्त मिहारू के साथ हॉस्पिटल पर पहुंचता है, जहां पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे इन 5 सालों के दौरान कुछ भी महसूस नहीं होगा और वो जब 5 सालों के बाद उठेगा ना, तब उसे बस ऐसा ही लगेगा जैसे कि वो भी बस सो के ही उठा है। इसके बाद एलाइजा भी रितु को ढूंढते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वो रितु से मिलकर इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसके दिल में भी रितु के लिए प्यार है और वो उसका 5 सालों तक इंतजार भी करेगी। यहाँ पर रितु एलाइजा को किस करते हुए उसे अपना एक नेकलेस उतार कर दे देता है और उसे उसका इंतजार करने के लिए कहता है। और जब उसे हाइबरनेशन चैम्बर में लिटाया जा रहा था, तब भी उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि क्या उसे 5 सालों के बाद एलाइजा मिलेगी। खैर, इसके बाद एलाइजा रोते हुए रितु को गुड बाय कहती है और वो कहती है कि हम दोनों फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। इसके बाद रितु धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है और 5 सालों के बाद जब उसकी आंखें खुलती है, तब उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है, जिस लड़की का नाम मिरासु होता है। मिरासु रितु के चेकअप के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टर उसे कहती है कि रितु अब बिल्कुल ही ठीक है और वो चाहे तो अब हॉस्पिटल से जा भी सकता है। मिरासु उसे बताती है कि वो 5 सालों से रितु की केयर टेकर है और वो रितु को कुछ फीमेल गार्ड्स के साथ उसके अपार्टमेंट ले जाने लगती है। यहाँ पर रितु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 5 सालों के बाद उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और उसे हर जगह बस लड़कियां ही क्यों नजर आ रही हैं। रितु की बेचैनी को देखकर मिरासु उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसके हाइबरनेशन में जाने के बाद इस दुनिया में बहुत ही बड़ी महामारी आई थी और उस महामारी ने इस पूरी दुनिया से मर्द जात को ही खत्म कर दिया और अब इस दुनिया में सिर्फ औरतें ही बच गई हैं। रितु मिरासु की बातों को तो ध्यान से सुन रहा था, पर अब भी उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं था। पर जब गाड़ी रुकती है और रितु बाहर आके देखता है, तब उसको उसके अपार्टमेंट के बाहर भी सिर्फ लड़कियां ही नजर आती हैं। रितु को देखकर एक औरत भागते हुए आती है और उससे फिजिकल होने का ट्राई करती है, पर तभी वो फीमेल गार्ड्स आकर उस महिला को रितु से दूर कर देती हैं। अब यहाँ पर मिरासु रितु को डिटेल में बताती है कि उस वायरस का नाम मेल किलर है और उस वायरस ने पूरी दुनिया से 99.99 मेल्स को खत्म कर दिया और अब रितु के अलावा सिर्फ 3 और मर्द ही इस दुनिया में बचे हैं। ये सब सुनकर रितु उससे पूछता है कि वो इस मेल किलर वायरस से कैसे बच गया। तब मिरासु रितु को ये बात बताती है कि उसके जिंदा बच जाने की वजह उसकी वो बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे हाइबरनेशन मोड में रखा गया था और रितु के अलावा उन 3 मर्दों को भी वही बीमारी थी जिसकी वजह से वो जिंदा बच गए हैं। इसके बाद मिरासु उसे आगे बताती है कि तुमसे पहले भी एक शख्स को होश आ चुका है जिसको कि तुम्हारी तरह हाइबरनेशन मोड में रखा गया था और अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ मौजूद हर एक औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हो, जो कि एक साइंटिफिक प्रोसेस होने वाला है और मेल पॉपुलेशन को वापस लाने का बस यही एक तरीका बच गया है। पर अभी के लिए रितु मिरासु को मना कर देता है क्योंकि वो सबसे पहले अपनी बहन से मिलना चाहता था। अब अपने अपार्टमेंट पहुंचने के बाद रितु टीवी में ये देखता है कि सभी जगह बस उसके होश में ही आने की बातें चल रही थी और साथ ही उसे ये बात भी पता चलती है कि अब इस पूरी दुनिया को वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल करती है। तभी पीछे से मिरासु आकर रितु से ये कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, जिस पर कि रितु कहता है कि हम लोग तो आर्टिफिशियली भी बेबी बॉर्न कर सकते हैं ना, पर मिरासु से मना करते हुए कहती है कि सारे तरीके फेल हो चुके हैं और नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही एकमात्र रास्ता रह गया है। तभी वहाँ पर रितु की बहन रियू भी आ जाती है, जो कि रितु को वापस से देखकर काफी खुश होती है और वो बताती है कि उनके भाई मिहारू को भी डीप स्लीप प्रोसेस में रखा गया है, मतलब कि वो सोया हुआ है। जिसके बाद रितु रियू से एलाइजा के बारे में पूछता है, जिस पर कि रियू ये बात बताती है कि एलाइजा तो पिछले 3 सालों से मिसिंग है। खैर, इसके बाद रात को रितु अपने बेड पर आराम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिरासु आकर रितु से फिजिकल होने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है, पर रितु उसे साफ साफ ही मना कर देता है और कहता है कि वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है, जिसे कि सुनकर मिरासु को ये लगता है कि शायद रितु उसे पसंद नहीं करता और वो कमरे से बाहर चली जाती है। अब कमरे के बाहर मिरासु को रितु से पहले होश में आया आदमी, जिसका की नाम हिमू होता है, उसकी केयर टेकर मिलती है, जो कि मिरासु के पास जाकर ये कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे उसके बॉस के पास ले जा सकती है, जो कि मिरासु की हर एक इच्छा को पूरी कर देगा। पर मिरासु उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है।
अब इसके अगले दिन मीरासु रितु के सामने ढेर सारी लड़कियों को लेकर पहुंच जाती है ताकि रितु उनमें से अपने लिए एक पार्टनर को चूज कर उसके साथ रिलेशनशिप बना सके। पर अगेन रितु साफ साफ इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो बिल्कुल भी इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था। पर मीरासु से ये बात समझाती है कि तुम मामले की गहराई को समझ क्यों नहीं रहे। अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो धीरे धीरे हम सब भी खत्म हो जाएंगे। अब सब समझने के बाद रितु ये कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं सबसे पहले अपने प्यार एलाइजा से ही शुरुआत करना चाहूंगा। और मीरासु भी इस चीज के लिए मान जाती है। पर साथ ही मीरासु ये शर्त भी रखती है कि वो हर रोज एक लड़की को रितु के पास लेकर आती रहेगी। क्या पता शायद रितु उनमें से एक को पसंद कर ले। तो वहीं पर हमें दूसरे शख्स हिमू को दिखाया जाता है जो कि हर एक लड़की के साथ रिलेशनशिप बना लेता था और उसकी केयरटेकर हर उस लड़की को उसके पास लेकर आ जाती थी जिसको कि वो कभी टीवी में देखा करता था। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें रितु को दिखाया जाता है जो कि मीरासु से कुछ पूछ रहा था। रितु से पूछता है कि क्या हम लोग एडवांस मशीनरीज और टेक्निक्स का यूज करके इस एमके वायरस का इलाज नहीं ढूंढ सकते। जिस पर कि मीरासु से बताती है कि तुमसे पहले भी कई लोग इस एमके वायरस के इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं पर आज तक किसी को भी कोई भी सफलता नहीं मिली। उल्टा जो भी रिसर्चर्स इस काम में लगे हुए थे उन सब की जाने चली गई। इसके बाद अपने कमरे में वापस जाते वक्त रितु को वही शख्स हिमू मिलता है जो कि उसे इनडायरेक्टली ताना मारते हुए नामर्द और निकम्मा कहता है और साथ ही वो रितु को ये सजेशन देता है कि उसे मर्दों की तरह अपनी लाइफ जीनी चाहिए। इसके बाद रितु अपने कमरे में जाकर शावर लेने लगता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आकर रितु को अप्रोच करने लगती है। पर ये रितु इतना ज्यादा निकम्मा होता है कि वो लड़की को ऐसे देखकर उसी के ऊपर बेहोश हो जाता है। एंड जब उसकी वापस से आंखें खुलती है तब वो देखता है कि वो लड़की तो उसी के सामने सोफा में लेटी हुई है। इसके थोड़ी देर के बाद रितु की नजर एक और लड़की पर जाती है जो कि उसी के साथ उसी के बगल में सोई हुई थी। एक्चुअली इस लड़की का नाम सुई होता है और ये रितु की बॉडीगार्ड थी। इसके बाद रितु, सुई और बाकी सब मिलकर एलाइजा के रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि एलाइजा भी एमके वायरस पर ही काम कर रही थी। और यहाँ पर हमें रितु और एलाइजा के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइजा के डॉगी के मरने पर ये दोनों मिलकर कसम खाते हैं कि ये दोनों बड़े होकर एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और हमेशा ही दूसरों की मदद किया करेंगे। अब इस बात को याद करके रितु ये ठान लेता है कि वो एमके वायरस का इलाज ढूंढ कर ही रहेगा और वो ये सारी चीजें न्यूज चैनल्स को भी बता देता है। और एलाइजा भी कहीं पर छुप कर रितु की इन सारी बातों को सुन रही थी। रितु सबको ये दिलासा देता है कि अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है और वो जल्द से जल्द इस एमके वायरस के एंटीडोट के ऊपर काम करेगा और जल्द ही सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। इसके बाद रितु वापस से मीरासु से मिलता है और उसे उस रात के लिए सॉरी कहता है। रितु ये कहता है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहता या फिर मुझ में वो बात नहीं है। अब ये सुनकर मीरासु को भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये दिखाता है कि रितु कितना काइंड हार्टेड पर्सन है। दूसरी तरफ रितु के इस लाइव अनाउंसमेंट को सुनकर एक जापानीज एजेंसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो लोग चाहते थे कि रितु भी हिमू की तरह ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्स करे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें तीसरे शख्स को होश में लाना होगा जिसका की नाम डोई होता है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक में डोई का पास्ट दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि डोई काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का था और उसके स्कूल में उसे सारे बच्चे बुली किया करते थे और सिर्फ उसकी पियानो टीचर को छोड़कर कोई भी उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। और एक दिन जब डोई बीमार पड़ता है तब उसे पता चलता है कि उसे भी रितु की तरह वही जानलेवा बीमारी है और उस बीमारी से बचने के लिए उसे भी रितु की तरह 5 सालों तक हर्बिनेशन मोड में रहना होगा। और जब उसे हर्बिनेट किया जाने वाला था तब वो गॉड से बस यही प्रे करता है कि 5 सालों के बाद ये दुनिया थोड़ी सी अच्छी हो जाए। अब प्रेजेंट में जब डोई को होश आता है तो उसे उसकी केयर टेकर कैरन वेलकम करती है और साथ ही वो डोई को ये चीज भी बताती है कि उसके फादर को इस एमके वायरस से बचाने के लिए डीप स्लीप में रखा गया है। इसके बाद डोई उससे अपनी माँ और बहन के बारे में पूछता है जो कि अमेरिका में रहा करते थे, जिस पर कि कैरन उसे बताती है कि उसे सिर्फ जापान में रहने वाले लोगों के बारे में ही पता है और वो उसके माँ और बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और इसके बाद वो डोई को उसके क्लासरूम ले जाकर उसके क्लास के सारी लड़कियों से उसे इंट्रोड्यूस भी करवाती है। क्लासरूम में सारी ही लड़कियां डोई को काफी ज्यादा भाव दे रही थी तो डोई को लगता है कि क्लासरूम में और कोई लड़का मौजूद ना होने की वजह से ही उसे इतना अटेंशन दिया जा रहा है। खैर क्लास खत्म होने के बाद डोई अपनी पियानो टीचर से मिलता है जो कि डोई को पूरी तरह से ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और रात में डोई को डिनर के लिए अपने अपार्टमेंट इनवाइट करती हैं। इसके बाद डोई प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तभी कैरन उसके पास आकर उसे ये बताती है कि वो इन सारी लड़कियों में से किसी को भी अपने लिए चुन सकता है। अब डोई को उसकी बातें समझ में ही नहीं आती। इसके बाद डोई जब प्लेग्राउंड में जाता है तो सभी लड़कियां डोई को इम्प्रेस करने के लिए जोर जोर से उस बॉल को मारने लगती है और इसी चक्कर में वो बॉल जाकर डोई को जोर से लग जाती है। तभी उस ग्रुप में से एक लड़की आकर डोई को इस चीज के लिए माफी मांगती है और वो उससे कहती है कि वो डोई को इसका कोई भी मुआवजा भरने के लिए तैयार है।
अब इसके बाद डोई जब रात को डिनर करने के लिए अपने पियानो टीचर के पास जाता है तो डिनर करने के बाद उसकी पियानो टीचर डोई को अपने साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कहती है और डोई इस चीज के लिए मना नहीं कर पाता और वो अपनी पियानो टीचर के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी पियानो टीचर के पास जाकर उसे हक कर लेता है। उसकी पियानो टीचर पूछती है कि क्या डोई अब अच्छा महसूस कर रहा है, जिस पर कि डोई कहता है कि उसे खुशी है कि उसने उस लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया जिसे कि वो हमेशा से पसंद किया करता था। खैर इसके बाद कैरन डोई को और लड़कियों से मिलवाती है और उसे कहती है कि उसे हर हफ्ते एक नई लड़की के साथ अपना रूम शेयर करना होगा, जिस पर कि डोई को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, पर कैरन उसका ब्रेन वॉश करके उसे इस चीज के लिए राजी कर लेती है। इसके बाद कैरन के कहे अनुसार रात को एक नई लड़की डोई के साथ नाइट स्पेंड करने आती है। नेत्सु डोई को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि किस तरह से उसकी शादी जबरदस्ती एक अधेड़ उम्र के अमीरजादे से कर दी गई थी, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था। खैर नेत्सु बताती है कि उसे डोई से पहली नजर का ही प्यार हो गया था और वो हमेशा से अपना कुछ समय डोई के साथ बिताना चाहती थी। अब इनकी थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती है और नेत्सु डोई के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें रिटू को दिखाया जाता है जो कि MK वायरस का इलाज ढूंढने में लगा हुआ था और उसके अपार्टमेंट के बाहर लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर रिटू किसी भी लड़की से रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता था, जिसकी वजह से जापानीज ऑर्गेनाइजेशन उससे काफी ज्यादा नाराज थी। खैर यहाँ से सीन कट हो जाता है और जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई लड़की को रिटू की केयर टेकर बनाकर भेजा होता है।